नमस्कार साथियों, मैं सिकवाल सर एक बार पुणे आपका उदयपुर के सिरजी स्टडी सेंटर में भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बिल्कुल आपको एक लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि अचानक मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी बीच में कहां थम गई है। बिल्कुल मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था उदयपुर से, आज वापिस आगमन हुआ है और आगमन के साथ ही मैं आपसे जुड़ रहा हूं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग किससे। बिल्कुल मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का जो भाग है किससे जुड़ने वाला हूं, नाम देखा होगा या दिखाई दे रहा होगा, कौन सा भाग 45 मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी से जुड़ रहे 45वें। और इस मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी में ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन आज लेकर आया हूं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाला विद्यार्थी। तो जुड़िएगा मेरे साथ। मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 45 का पहला ही क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यह रहा। क्या कहता है ये प्रश्न, देखिएगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है। यह कथन है। मानसिक स्वास्थ्य वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है। इस कथन को किसने कहा? क्या यह कथन कहने वाला पॉल सैनिक है, जेम्स ड्रेवर है, हेडफील्ड है या क्रो है? ये चार विकल्प आपके सामने। उत्तर तक पहुंचिएगा। बात हो रही है मानव कल्याण को लेकर, तो इससे संबंधित ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने मानसिक स्वास्थ्य को वह विज्ञान बताया जो मानव के कल्याण से जुड़ा हुआ है? क्या यह कहने वाला पॉल सैनिक है, जेम्स ड्रेवर है, हेडफील्ड है या क्रो है? अब सोचिएगा, उत्तर दीजिएगा। पॉल सैनिक जो व्यक्ति था, इसने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बात नहीं की। इसने क्या कहा? इसने ये कहा था कि किशोरावस्था में जो किशोर किशोरियां है वो अपने प्रोडो को अपने मार्ग का बाधक समझते हैं। तो ये तो क्या कहता है, प्रोडो को अपने मार्ग का बाधक, अपने मार्ग का क्या मानते हैं, बाधक मानते हैं। कौन मानते हैं? किशोरावस्था वाले। इसलिए यह विकल्प क्या हो गया, गलत। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा। मनोविज्ञान को क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है, शुद्ध विज्ञान है, अशुद्ध विज्ञान नहीं है। यह बात किसने कही थी? जेम्स ड्रेवर ने कही थी। इसलिए यह कथन भी क्या हो गया, गलत। हेडफील्ड नाम का जो व्यक्ति था जिसने मनोविज्ञान को वास्तविक रूप में व्यवहारिक विज्ञान कहा। क्या कहा? व्यवहारिक विज्ञान। तो यह भी विकल्प क्या हो गया, गलत। तो आप समझ गए होंगे उत्तर क्या होगा कि मानसिक स्वास्थ्य वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से जुड़ा हुआ है। यह कथन कहने वाला व्यक्ति जो है वो कौन है? क्रो है। इसलिए चौथा विकल्प क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किस बात को लेकर चर्चा कर रहा है? समायोजन की समस्या के कारक। आखिर समायोजन को की जो समस्या होती है, व्यक्ति समायोजित नहीं हो पाता, तो इसका क्या कारण है? क्या व्यक्ति का तनावग्रस्त होना है, दुश्चिंता है, कुंठा या सभी है? देखिएगा, बात हो रही है समायोजन की समस्या का प्रमुख कारण क्या है। समायोजन की समस्या का कारक कौन सा है? देखिएगा, समायोजन की समस्या का सबसे पहला कारक यदि अपन मानते हैं तो एक आता तनाव, और यदि मानते हैं तो दबाव, और यदि हम मानते हैं तो दुश्चिंता, और यदि अपन मानते हैं तो कुंठा, और यदि हम मानते हैं तो द्वंद्व, फिर यदि इसको संघर्ष भी कह सकते हैं। तो यह समायोजन की जो समस्या होती, व्यक्ति समायोजित नहीं हो करने के ये कारण माने गए। एक तो वो टेंशन में है तब व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाएगा, एक व्यक्ति किसी के दबाव में तब वो समायोजन नहीं कर पाएगा, एक व्यक्ति दुश्चिंता से ग्रस्त है। दुश्चिंता का मतलब क्या होता है? दोषपूर्ण चिंता। अर्थात दुश्चिंता क्या होती है, जब आप किसी कार्य को करना चाहते हो नहीं कर पाते हो, तो कई बार आप
कहां चले जाते हो? दुश्चिंता की ओर चले जाते हो। कुंठा, बार बार कार्य करने पर भी सफल नहीं हो रहे हो तो व्यक्ति कुंठित हो जाता। कुंठा कोई क्या कहा गया? भग्नाशा कहा गया। तो ये भी एक समायोजित नहीं होने का एक कारण हो गया। क्यों नहीं हो पा रहा? इसकी वजह से जब आपके मन में दो विचार चल रहे, ये भी कर लूं ये भी कर लूं, तब क्या होता? द्वंद्व और संघर्ष, तब भी व्यक्ति समायोजित नहीं हो पाता। तो लगभग तनाव भी है, दुश्चिंता भी, कुंठा, इसका मतलब डी विकल्प बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही। तो समायोजन की समस्या का जो कारक है वो क्या है? ये सभी कारक माने गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण किसे माना गया? भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण कौन सा है? क्या वो कारण मानसिक संघर्ष है, नैतिक आदर्श है, परिस्थितियां है, या सभी है? फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त है क्वेश्चन। बिल्कुल पिछली भर्ती परीक्षा में यह सवाल पूछा गया। देखते हैं किसका क्या दिमाग चलता है। बिल्कुल आप उच्च कोटि के विद्वान और विदुषी बैठे हो, कक्षा को लाइव देख रहे हो, तो उत्तर देखिएगा। भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक क्या पूछ रहा है? कारण पूछ रहा है। पहले तो आपको यह चीज समझनी है कि यह भग्नाशा होती क्या है। गाना तो खूब सुना, कौन सा नशा करता है, लेकिन यहां क्या है? भग्नाशा। भग्नाशा की यदि अपन बात करते हैं कि व्यक्ति बहुत प्रयास कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है, जब वो निराश हो जाता है, जिसे मनोवैज्ञानिक शब्दावली में क्या कहते हैं? भग्नाशा कहते हैं। कोशिश करने के बावजूद भी, कोशिश करने के बाद भी जब व्यक्ति सफल नहीं होता है, तब वे निराश होता है। उसे ही भग्नाशा कहा गया। उसे क्या कहा गया? भग्नाशा बताया गया है। क्लियर? यहां सवाल पूछ रहा है कि आंतरिक कारण कौन सा है। यानी कि आप कोशिश कर रहे हो, सफल नहीं हो रहा, तो आपके मन में क्या चल रहा? विचार। जो मन में विचार चल रहा वो कहां चल रहा? मस्तिष्क में। तो समझ गए होंगे आंसर क्या सही हो रहा है। मानसिक संघर्ष को भग्नाशा का आंतरिक कारक बताया गया। नैतिक बातों को नहीं बताया जाता तो ये होगा नहीं। परिस्थितियां को भी नहीं बताया गया और सभी है ही नहीं, क्योंकि भग्नाशा आपके अंदर जो दिमाग में चल रहा है वही क्या है? वही आपको चिंतित कर रहा है। इसलिए ए विकल्प क्या माना जाएगा साथियों? बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देते हैं, काफी देर से जबरदस्त कलर लेके बैठे हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। सृजनात्मकता में कौन सी विशेषता शामिल है? क्या आत्म अनुभूति है, आत्म प्रेरणा है, आत्म अभिव्यक्ति, या सभी है? एक सृजनशील व्यक्ति में कौन सी विशेषता हो सकती है? देखिएगा, बात हो रही है सृजनात्मकता को लेकर। किसको लेकर? सृजनात्मकता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कि क्रिएटिविटी कहते हैं साथियों। ये क्रिएटिविटी शब्द कहां से निकला है? ये क्रिएटिविटी जो शब्द है ये वेबस्टर, कौन सा? वेबस्टर के शब्दकोश के अंतर्गत, वेबस्टर के शब्दकोश के अंतर्गत केरे से निकला है। केरे से क्या है? निकला है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है क्या है? अस्तित्व में आना। इसका अर्थ क्या हो गया? अस्तित्व में आना है। तो समझ गए होंगे आखिर सृजनात्मकता शब्द आया कहां से। अब चीज आती है कि सृजनात्मकता की कौन सी विशेषता शामिल है। देखिए, सृजनशील व्यक्ति क्या होता है, उसकी विशेषताओं को लेकर यदि अपन बात करें तो पहला तो होता है जिज्ञासु, जिज्ञासा से युक्त होता है। वो स्वयं क्या है इस जानने की भी वो जिज्ञासा रखता है। इसका मतलब इसका संबंध किससे हो गया? आत्म अनुभूति से हो गया।
वो अपने स्वयं के निर्णय लेता है, इसलिए इसका संबंध किससे हो गया? आत्म प्रेरणा से भी हो गया। वो कुछ अभिव्यक्त करना चाहता है, इसका अर्थ क्या है? अभिव्यक्ति से भी हो गया। तो इसका मतलब ये तीनों ही सृजनात्मकता की क्या है? विशेषता। इस दृष्टि से उपयुक्त सभी क्या माने जाएंगे? विकल्प सही माने जाएंगे। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है? डायरेक्ट उत्तर तक पहुंचिए। इसमें पिछली भर्ती परीक्षा में यह सवाल पूछा गया कि मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है? आपकी जो संवेग है, इमोशन को पॉजिटिव के रूप में प्रस्तुत करता मस्तिष्क का कौन सा भाग? ये दायां गोलार्ध नहीं करता है। कौन करता है? लिबिक तंत्र जो है वो क्या करता है? सकारात्मक दृष्टिकोण या संवेग नहीं करता है। तो आंसर क्या होगा? बायां गोलार्ध ही है एक ऐसा जो क्या है? सकारात्मक संवेगों के लिए क्या माना गया? उत्तरदायी माना गया। इस दृष्टि से सभी होगा नहीं। आंसर जो होगा वो सी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। तो आनंद आ रहा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 6 नंबर देखिएगा। छात्रों को चोरी करने की आदत है, कैसे दूर किया जा सकता है? क्या ताड़ना देकर, सजा देकर, उदाहरण देकर या पारितोषिक देकर? सोचिएगा फटाफट। यानी कि एक किसी छात्र को में चोरी करने की आदत है, तो आप कैसे सुधार करोगे? क्या उसे इनाम दोगे कि चोरी की, बहुत बढ़िया, ऐसे ही किया कर? तो पारितोषिक तो दोगे नहीं, इसलिए ये क्या हो गया? विकल्प गलत। यदि उसे दंडित करोगे तो हो सकता है कि दंड देने पर उसमें और ऐसी भावना आई या आ जाए कि मुझे दंड मिला, देख लेंगे इसको, तो दंडित भी नहीं करोगे। यदि आप सजा दोगे तो हो सकता है वो गांठ मान लेगा, आपसे वापस बदला ले सकता है। तो ये सजा देकर भी नहीं, आप उसके सामने क्या है? एक ऐसा रोल मॉडल प्रस्तुत करोगे कि चोरी करना क्या है? गलत है। तो उदाहरण देकर जो चीज दी जाती है वो सदैव क्या रहती है? स्थायी रहती है। इसी वजह से सी विकल्प 6 का क्या माना जाएगा? बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। चलिए बहुत ही जबरदस्त है। सेकंड ग्रेड में यह सवाल पूछा गया, इसके अलावा थर्ड ग्रेड में भी यह सवाल पूछा गया। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है किस प्रकार के बालकों को? मंदबुद्धि को, पिछड़े बालक को, सामान्य बालक को या सभी को? देखिएगा सभी होगा नहीं, तो बचे क्या? 3। हस्तशिल्प की शिक्षा सामान्य बालक को भी नहीं दी जाती, तो यह भी नहीं होगा। 2 विकल्प है और ये क्वेश्चन काफी विवादास्पद रहा है, लेकिन लास्ट में जिसको सही माना गया कि हस्त कौशल की जो शिक्षा दी जाती है, जिसका दिमाग ज्यादा नहीं चलता है, तो मंदबुद्धि बालकों के लिए दी जाती है। हालांकि कई गाइडों में पिछड़े बालक का भी उल्लेख है, लेकिन उन्हें हस्त कौशल के अलावा भी बहुत सारी शिक्षा दी जा सकती है, इसलिए पिछड़ा बालक ऑप्शन गलत होगा। सही क्या माना जाएगा? मंदबुद्धि बालक को लेकर सही माना जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता ना 8 और यहीं बैठ, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। भावात्मक बुद्धि का प्रमुख प्रसंग है। इमोशनल इंटेलिजेंसी को लेकर जो बात कही गई उसका संबंध है किससे? है अपने स्वयं की भावनाओं को जानने से, बिल्कुल यह संबंध है इससे। अपने भावों को व्यवस्थित करने से, अपने विचारों को व्यवस्थित करना, बिल्कुल है। दूसरों की भावनाओं को पहचानना, बिल्कुल है। इसका मतलब डी विकल्प क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। ये भावात्मक बुद्धि जो शब्द है, भावात्मक बुद्धि का एक नाम क्या है? संवेगात्मक बुद्धि है। क्या नाम है इसका? संवेगात्मक बुद्धि शब्द किसने दिया था? कई बार एग्जाम में पूछा गया।
1990 में दिया था। किस व्यक्ति ने दिया था? तो नाम आता जॉन मेयर, बिल्कुल क्या नाम आता? जॉन मेयर। और एक नाम आता पीटर सेलावे। ये दोनों ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि शब्द को दिया। बिल्कुल चाय भी आ गई है, चाय का भी आनंद लेंगे क्योंकि बिल्कुल हमारी खातिरदारी करने वाले यहाँ पर एक शख्स भी है, तो आप भी उसका आनंद लीजिएगा। अब आप सोच रहे हैं कैसे आनंद आपको मैं पिलाने वाला नहीं। तो आ जाइए वापस क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि उपयुक्त सभी विकल्प क्या होगा? सही। ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दी है कि संवेगात्मक बुद्धि जो है वो 1990 में जॉन मेयर और पीटर सेलावे के द्वारा दी गई है। तो समझ गए होंगे आखिर डी विकल्प क्यों सही हुआ और एक्स्ट्रा जानकारी आपको क्या मिली। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही जबरदस्त है। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? ऐसी कौन सी योग्यता है जो इमोशनल इंटेलिजेंसी की जो मॉडल है उससे संबंधित नहीं है, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? संवेगों की आत्म अवधारणा, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों को समझने से, संवेगों के प्रयोग से। लगाइए दिमाग और उत्तर तक पहुंचिएगा। सर उत्तर तक कैसे पहुंचे? दिमाग चले तो चल ही तो रहा है, पहुंचिए उत्तर तक। ऐसी कौन सी योग्यता है जो संवेगात्मक एबिलिटी मॉडल से नहीं है? तो देखिएगा संवेगों के प्रयोग ये तो मॉडल से संबंधित है, संवेगों को समझना ये भी मॉडल से संबंधित है, संवेगों का जो प्रत्यक्षीकरण करते हैं ये क्या है? मॉडल से संबंधित नहीं है, ये भी है। इसका मतलब जो नहीं है वो क्या है? आत्म अवधारणा। यदि आप संवेगों के प्रति खुद की धारणा रखते हो ना कि आपके ही विचार मान्य हो, दूसरों के विचारों को नहीं समझते हो, तो ये विकल्प सही माना जाएगा। ये ए विकल्प क्या माना जाएगा? सही, क्योंकि कौन सी विशेषता नहीं पूछ रहा है, इस दृष्टि से ए विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। देखिएगा जबरदस्त क्वेश्चन है, लगाइएगा गुणा भाग जोड़ बाकी और उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जबरदस्त है, बिल्कुल ये कैलकुलेशन पर आधारित है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो किस श्रेणी में आएगा? यदि आपने टर्मन का बुद्धि लब्धि वर्गीकरण पढ़ा है, टर्मन का क्या है? टर्मन बुद्धि लब्धि क्या है? ये वर्गीकरण अगर आपको अच्छे से याद है तो आप यहां उत्तर तक पहुंच जाओगे, क्योंकि इसने बुद्धि का वर्गीकरण, बुद्धि लब्धि वर्गीकरण दिया था। 140 से अधिक प्रतिभाशाली होता है टर्मन के अनुसार, और 120 से लेकर 139 जो होता है प्रतिभाशाली के बाद यदि हम बात करते हैं तो अति उत्तम बुद्धि वाला होता है। इसके बाद इन्होंने वर्गीकरण किया 110 से लेकर, तो इस तरह का वर्गीकरण 10 क्रम में बांटा था। अब मैंने एक कैलकुलेशन शब्द का बात की थी कि एक 12 वर्षीय बालक है जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, वे किस श्रेणी में आएगा? क्या वो बालक औसत है, मंद बुद्धि है, प्रतिभाशाली या सृजनशील? यदि बुद्धि लब्धि सूत्र के आधार पर अगर आप आंसर निकालोगे कि बुद्धि लब्धि सूत्र की यदि मैं बात करूं तो ये बुद्धि लब्धि सूत्र किसने दिया? देने वाला व्यक्ति कौन था? सूत्र किसने दिया था? स्टर्न ने। किसके साथ मिलकर दिया था? कुलहमान के साथ मिलकर दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया था। वास्तविक इंटू 100 किसने जोड़ा था? टर्मन ने दशमलव जोड़ा था। दशमलव जोड़ने वाला कौन था? टर्म। बिल्कुल क्लियर। मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100 बुद्धि सूत्र आपको याद होगा। तो 10 वर्ष और 12 वर्ष दोनों अंक आ गए। इस आधार पर जब निष्कर्ष निकल जाएगा तो आंसर क्या होगा?
मंद बुद्धि बालक कहलाएगा। औसत होगा नहीं, प्रतिभाशाली होगा नहीं और सर्जनशील होगा नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आ गया क्वेश्चन नंबर 11। और क्या कहता है क्वेश्चन 11 कि व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या संज्ञानात्मक बुद्धि? देखिएगा, थॉर्नडाइक और गेरट ने, एक शब्द यहां आ गया थॉर्नडाइक बाबा और दूसरा शब्द आ गया गेरट बाबा। इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। कौन से? एक तो मूर्त बुद्धि हो गया थॉर्नडाइक और गेरट के अनुसार, दूसरा अमूर्त बुद्धि हो गया, क्या हो गया? अमूर्त बुद्धि। तीसरा सामाजिक बुद्धि हो गया, क्या हो गया? सामाजिक बुद्धि, जिसको व्यवहारिक बुद्धि भी कहा गया। अब ये 3 प्रकार है। अब सोचिएगा यहां पर आंसर क्या मिल रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, लेकिन दिमाग लगाकर, कि व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। मैंने एक शब्द बोला कि सामाजिक बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि कहा गया। देखो, नामकरण देना अलग है, लेकिन ऐसी कौन सी बुद्धि है जिसमें व्यवहार को विशेष महत्व दिया जाता है? क्योंकि मूर्त बुद्धि का संबंध किससे होता है? यंत्रों से होता है और मशीनों से होता है। जो मशीन और यंत्र बेचने वाला होता है वो पूर्ण रूपेण क्या होता है? व्यापारी की यदि हम बात करें, निर्माणकर्ताओं की यदि हम बात करें, वो बहुत ही क्या होते हैं? व्यवहारिक होते, सहनशील होते। इसका मतलब व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा गया? मूर्त बुद्धि कहा गया। अमूर्त बुद्धि का संबंध पुस्तकों से होता है और सामाजिक बुद्धि का संबंध सामाजिकरण की प्रक्रिया से रहता है, व्यवहार कुशलता से रहता है। तो आंसर जो होगा ए विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा और ये क्या हो गए? गलत हो गए। संज्ञानात्मक बुद्धि का संबंध जीन ब्याजे से है। जीन ब्याजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत को उल्लेखित किया, उसी में इसकी चीजों को बताया। तो ए विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही जोरदार है। सोचिएगा, बहुविमात्मक प्रज्ञा के जनक, सोचिएगा और उत्तर तक पहुंचिएगा। क्या कहता है प्रश्न? बहुविमात्मक प्रज्ञा के जनक किसे कहा गया? ब्रूनर को, बीने को, गार्टन को या गार्डनर? ये 4 विकल्प है। देखते हैं कौन कौन उत्तर दे रहा है, सही दे रहा है या गलत दे रहा है। बहुविमात्मक प्रज्ञा के जनक कौन है? ब्रूनर। अगर ये आप उत्तर दे रहे हो तो ये आंसर बिल्कुल क्या माना जाएगा? गलत माना जाए। ब्रूनर तो निर्मितवाद के जनक माने गए, निर्मितवाद के जनक है। यदि आप मानते हो बीने, तो ये विकल्प आपका क्या होगा? गलत। क्योंकि बीने जो है, इस शख्स ने बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत दिया, एक तत्व का सिद्धांत। यदि आप गार्टन मानते हो तो यह विकल्प भी गलत है। यह पहला शख्स था जिसने 1885 में 1885 में जनता का ध्यान, किसका ध्यान? जनता का ध्यान बुद्धि की ओर लेकर आया, बुद्धि की ओर लेकर आया। तो बचा कौन? हार्वर्ड गार्डनर है, जिसने 1983 में बहुविमात्मक प्रज्ञा सिद्धांत को दिया था, जिसे बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। इसी कारण इसे बहुविमात्मक प्रज्ञा का जनक भी कहा गया। तो डी विकल्प क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, कहते ना 13 क्या होगा कालिया। आ गया क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी शख्सियत है जो व्यक्तित्व के गुण के सिद्धांत से कोई संबंध नहीं रखता है? देखिएगा, फ्राइड, केटल, ओलपोर्ट या सभी? लगाइएगा दिमाग और उत्तर तक पहुंचिएगा। मैं सोचता हूं किस किस्म का उत्तर सही होगा।
फटाफट उत्तर दीजिए। देखते हैं कौन कौन क्या उत्तर दे रहा। पूजा दादी छे या फिर और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। देखते हैं क्या उत्तर देते हैं। कौन है जो व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से, पर्सनालिटी के गुणों के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑलपोर्ट संबंधित है। शील गुण का सिद्धांत दिया था। शील गुण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑलपोर्ट ने। केटल भी है, विशेषक का सिद्धांत दिया था। विशेषक का सिद्धांत ये भी गुणों पर आधारित है। लेकिन सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया जो कि गुणों पर आधारित नहीं है। मनोविश्लेषण और सभी होगा नहीं। इस दृष्टि से आंसर जो क्या हुआ, ए विकल्प बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही। क्योंकि मनोविश्लेषण जो सिद्धांत था व्यक्तित्व संरचना पर आधारित था, दो भागों में बांटा गया था, जिसका प्रथम भाग चेतन, अर्धचेतन, अचेतन और द्वितीय भाग इदम, अहम और परम अहम में बांटा गया। तो समझ गए होंगे गुणों से संबंधित जो नहीं है वो सिगमंड फ्राइड है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यह रहा, देखिएगा। सबसे अधिगम गहन और जटिल समाजीकरण, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण, सबसे अधिक क्या है? देखिएगा, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण की प्रक्रिया कौन सी अवस्था में है? व्यक्तित्व के या व्यक्ति के पूरे जीवन में समाजीकरण तो चलता है, तो ये होगा नहीं। प्रौढ़ावस्था में सबसे अधिक समाजीकरण होता नहीं है, तो ये भी विकल्प नहीं है। बचा कौन? सबसे अधिक गहन और जटिलता जो समाजीकरण होती है वो कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था नहीं होती। कौन सी है? किशोरावस्था में बहुत ही गहन है, क्योंकि माता पिता की उपदेशात्मक बातें से वो विचलित होता है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिएगा, बहुत ही जोरदार आ गया, ये गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि आप सब मेरे से पढ़े हुए हो। सोचिए, मनोविज्ञान शब्द देने का श्रेय किसे दिया गया? अरस्तु को, सुकरात को, वुंट को या रुडोल्फ को? फटाफट उत्तर दीजिएगा कि मनोविज्ञान शब्द कब किसने दिया था। देखिएगा, अरस्तु तो मनोविज्ञान का जनक है, मनोविज्ञान का ये तो जनक है। और सुकरात प्रश्नोत्तर विधि के निर्माण करता है, प्रश्नोत्तर विधि। और वुंट अंतर्दर्शन विधि के निर्माण करता है और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है। इसलिए ये तीनों ही क्या हो गए? गलत। रुडोल्फ गोएकले ने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में मनोविज्ञान शब्द दिया था। तो डी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। तो समझ गए होंगे आखिर डी क्यों सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रित या केंद्रीय क्षेत्र है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र किसे कहा गया? शिक्षा मनोविज्ञान जो बात बताता है वो प्रबंधन को लेकर भी कहता, मापन को लेकर भी कहता, समुदाय को लेकर भी कहता, अधिगम की प्रक्रिया को लेकर भी कहता है। शिक्षा मनोविज्ञान बाल केंद्रीय शिक्षा की बात करता है। बालक को केंद्र में रखकर क्या किया जाए? सिखाना। जब सिखाने की बात होती तो आपका क्या होगा? केंद्रीय भाव क्या होगा? अधिगम की प्रक्रिया होगी, समुदाय होगा नहीं। मापन में तो केवल मात्राओं का अंकन होता है। प्रबंधन विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर है। तो ए विकल्प क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, नहीं है साथियों कोई खतरा, आ गया बेटा 17। देखिए, वह परीक्षण जिसमें बच्चों को प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक सही रास्ता खोजना क्या कहलाता है? लगेगा दिमाग। ऐसा कौन सा बिंदु है
प्रारंभ से लेकर अंतिम बिंदु तक खोजना, सही रास्ता खोजना। ये कैसे खोजते हो? वस्तु के संकलन से, भूल भुलैया के माध्यम से, कूट संकेतक से, या सभी से। देखो, सभी होगा नहीं, अब तो उत्तर दे दो, दे सकते हो, लगाइएगा दिमाग। वस्तु का संकलन करके सही रास्ते तक खोजता है, अंतिम बिंदु तक नहीं, तो बचा कौन? अब दो है, अब तो उत्तर पहुंच सकते हो, लगाइएगा दिमाग, उत्तर दीजिएगा। देखते हैं कौन बनेगा शिक्षक जगत के सिरमौर या सिरमौर। जो उत्तर देगा उसके लिए बिल्कुल वो बधाई के पात्र है, व्यवहारिक क्वेश्चन है। तो वे परीक्षण जिसमें बच्चों को प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक सही रास्ता खोजना क्या कहलाता है? कूट संकेत नहीं कहलाता है। तो बचा क्या? भूल भुलैया जो है वे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक खोजना कहलाता है। तो बी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अधिगम असमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अधिगम में असमता को लेकर शब्द का प्रयोग क्या बकर ने किया, गार्डनर ने किया, रास ने किया, या समूल किर्क ने किया? देखिएगा, बकर तो बाल मनोविज्ञान को लेकर बात कहता है, बाल मनोविज्ञान को लेकर, तो ये होगा नहीं। गार्डनर बहुबुद्धि को लेकर बात कहता है, बहुबुद्धि, तो ये भी होगा नहीं। रास बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहता है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहता है, तो ये भी होगा नहीं। बचा कौन? समूल किक्र जो था जिसने अधिगम असमता शब्द का क्या किया? प्रयोग किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 19, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। निम्न में से कौन सा संप्रत्यय निर्माण का प्रथम प्रत्यय है? संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट निर्माण का पहला पद किसे बताया गया? प्रत्यक्षीकरण को, संवेदीकरण को, प्रत्ययीकरण को, सभी को। ये सारे के सारे संप्रत्यय निर्माण के पद हैं। सबसे पहला या प्रत्यय का निर्माण करते हो, कोई भी आप चीज की प्रतिमा बनाते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आप देखते हो, प्रत्यक्षीकरण करते हो, तो ए विकल्प क्या होगा? सही। उसके बाद उसको महसूस करना संवेदीकरण कहलाता है, फिर पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, तो ये सभी है नहीं, तो सबसे पहला पद क्या हो गया? प्रत्यक्षीकरण हो गया। चलिएगा आज के सेशन का लास्ट और अंतिम प्रश्न आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यह रहा। देखिए, अभिव्यक्ति के मूलभूत अंग सोचना महसूस करना है, पूर्वाग्रह है, संज्ञानात्मक ज्ञान है, प्रतिक्रिया है, तटस्थ है। मनोवृत्ति के मूलभूत जो अंग है, जैसे सोचते हो, महसूस करते हो, ये कब करते हो? पहले से ही करते हो क्या आप? नहीं करते हो, तो पूर्वाग्रह होगा नहीं। क्या आपकी बुद्धि इस बात के लिए कह रही है? नहीं कह रही है। जब आप किसी के लिए सोच रहे हो, करते हो, तो एक तरह से वो क्या है? प्रतिक्रिया करते हो, तटस्थ होगा नहीं, तो सी विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। तो बिल्कुल विद्यार्थियों, यदि आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक आप क्या रखोगे? अपना ख्याल रखोगे और निरंतर अध्ययन कीजिएगा। बिल्कुल मुझे 2 दिन से आपकी शिकायतें आ रही थी कि अगला वीडियो कब आएगा, क्योंकि आप प्रतिदिन 9 बजते ही क्या आ जाते हो? लाइव आ जाते हो, वीडियो को पूरा देखते हो और साथ साथ मेरे साथ जुड़ते हो। तो बिल्कुल आपको अगेन ये कह रहा हूँ, अगला वीडियो वापस बहुत जल्दी मिलेगा कल। और आज इस वीडियो को देखिएगा, अपने आप को परखिएगा
और यदि कुछ विद्यार्थी सीटी का एग्जाम दे रहा है तो अग्रिम उसकी शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोग एग्जाम तो सभी देते हो, आपको पता है, लेकिन ये ध्यान रखना अगर आप बीएड दारी हो, एसटीसी आपके कंप्लीट है, तो बिल्कुल शिक्षक भर्ती में आपका चयन होना चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके। उसी का ही है तो